आज हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल आपको प्रकृति के साथ करा रहे हैं। अब तक आपने जो लैब में उबाऊ माहौल में प्रैक्टिकल किए थे, अब हम प्रकृति की गोद में हम आपको मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और उसकी प्रतिरोधकता अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि को बताते हैं। तो अब मैं आपको उपकरणों के पास ले चलता हूं। जैसा आप देख रहे हैं, इसके लिए जो आवश्यक उपकरण आप जान ही चुके हैं कि एक मीटर सेतु, आप जानते हैं मीटर सेतु एक लकड़ी के बॉक्स पर बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें 1 मीटर लंबा तार जो प्राय कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीज या यूरेका मिश्र धातु का बना होता है, 1 मीटर स्केल के सहारे लगा होता है। क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार है, इसी कारण इसको मीटर सेतु या मीटर ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। आप देख रहे हैं इसमें 2 एल टाइप की पत्तियां हैं ये, और एक ए टाइप की अर्थात एक स्ट्रेट पत्ती है। पहला गैप जो आप देख रहे हैं, इसमें हम प्राय रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ते हैं, और दूसरे गैप में जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे जोड़ते हैं, ठीक है। और आप ए टाइप की जो पत्ती देख रहे हैं, इसके मध्य बिंदु जो प्राय डी के रूप में कार्य करता है भाई, क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये डी बिंदु, इसके मध्य एक तार लगाकर हम धारामापी को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका विद्युत परपथ कैसे बनाते हैं हम। तो जो आप देख रहे हैं बैटरी के रूप में हम 2 सेल वाली बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें से आपको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं कि धन टर्मिनल या ऋण टर्मिनल को किधर जोड़ा जाए। किसी भी एक टर्मिनल को आप ए सिरे से जोड़ दीजिए, ठीक है। ये ए सिरा है और इधर का जो सिरा है वो सी सिरे के नाम से जाना जाएगा भाई। तो मैं सेल के एक सिरे को ए सिरे से जोड़ देता हूं, जबकि सेल का जो दूसरा सिरा है उसको एक की के सहारे, ठीक है, और मैं मीटर सेतु के सी सिरे से जोड़ देता हूं। ये आप मेरे हाथ में रेजिस्टेंस बॉक्स देख रहे हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स को पहले गैप में जोड़ रहा हूं, जिसे हम G1 के नाम से जानेंगे। अब अज्ञात प्रतिरोध, आप कहेंगे कि ये तो एक स्केल है। हाँ, ये स्केल है, पर स्केल के पीछे आप अगर देखें ध्यान से तो एक वायर लगा हुआ है, ठीक है, जो 30 सेंटीमीटर लंबा है। आप जैसा देखें कि यहाँ 18 लिखा हुआ है और यहाँ 48, ठीक है। तो प्रारंभिक सिरा 18 पर है इस वायर का और ये 48 पर। तो इसके बीच की दूरी अर्थात इस अज्ञात प्रतिरोध जो तार है इसकी जो लंबाई वो 30 सेंटीमीटर है, और दोनों सिरों पर मैंने वायर लगा रखे हैं जिससे मीटर सेतु के द्वितीय गैप में इसको जोड़ा जा सके। तो द्वितीय गैप में मैं अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ रहा हूं। अब धारामापी, आप देख रहे हैं धारामापी मेरे हाथ में, ठीक है। तो धारामापी का एक सिरा डी बिंदु से, ठीक है, ये डी बिंदु है। अब आप कहेंगे कि बी बिंदु कहां है, तो देखिए धारामापी का दूसरा सिरा मैंने एक जॉकी से जोड़ रखा है, ठीक है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, मीटर सेतु की जो 1 मीटर लंबा तार है इस पर संतुलन बिंदु ज्ञात करने के लिए करते हैं, और जहां संतुलन बिंदु प्राप्त होगा वह बिंदु बी होगा। तो देखिए ए बी सी, और ये बिंदु होगा डी, ठीक है। अब सबकी जांच करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि भाई जो 1 वे की है उसमें प्लग लगाइए, जिससे परपथ में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाए, तथा रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई ज्ञात प्रतिरोध, जैसे मैं यहाँ 2 ओम निकाल रहा हूं, उसका प्लग निकाल दीजिए। अब आप जो मेरे हाथ में जॉकी दे रहे हैं, देख रहे हैं, इसको मैं मीटर सेतु के प्रारंभिक सिरे ए से स्पर्श करा रहा हूं, और देखिए ए सिरे से स्पर्श कराने पर धारामापी में विक्षेप बाईं तरफ है। अब इसको सी सिरे से स्पर्श कराने पर यदि विक्षेप विपरीत दिशा में आ जाए तो आप समझिए आपके द्वारा तैयार किया गया परपथ सत्य है या सही है। तो देखिए सी सिरे से स्पर्श में करा रहा हूं तो विक्षेप आपकी स्क्रीन के दाईं ओर, ठीक है। फिर दोबारा से देखिए ए सिरे से स्पर्श कराने पर विक्षेप बाईं ओर, सी सिरे से स्पर्श कराने पर विक्षेप दाईं ओर। अब परीक्षण लेने के लिए हम सर्वप्रथम रेजिस्टेंस बॉक्स में 1 ओम का प्रतिरोध लगाते हैं। तो देखिए 1 ओम का प्रतिरोध लगाने के लिए मैंने 1 ओम जहां लिखा हुआ है, 1 जहां लिखा हुआ है वहां से डॉट को निकाल दिया है, ठीक है।
तो अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स 1 ओम का प्रतिरोध लगाएगा, अर्थात ये ज्ञात प्रतिरोध का मान जो P से व्यक्त करते थे हम उसमें, तो ये क्या है 1 ओम का है। अब इस 1 ओम का प्रतिरोध लगाने के बाद हम मीटर सेतु पे संतुलन लंबाई याद करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो देखिए संतुलन लंबाई कहाँ थी ये, अब देखिए आप जैसा गैल्वेनोमीटर में देख रहे हैं संतुलन लंबाई आ गई है, ठीक है। संतुलन लंबाई अब देखिए कहाँ है, आप ध्यान से देखिए ये 42 ऊपर। अब आप कहेंगे कि साहब नीचे वाला स्केल कहाँ में ले या ऊपर वाला, तो जिधर रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स इधर जुड़ा हुआ है, तो इधर से जो ऊपर वाला स्केल है वो आपको एल लंबाई बताएगा, ठीक है। अब वो कहाँ आया था 42 पर, ठीक है। तो 42 क्या हुई एल का मान। अब 100 माइनस एल और चाहिए हमारे पास, तो 100 में से 42 घटा दीजिए 58 प्राप्त होंगे। तो इतने कैलकुलेशन की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नीचे वाला स्केल है वो 100 माइनस एल को बताएगा, क्योंकि पूरे स्केल की लंबाई कितनी है 100 है, ठीक है। तो 42 के नीचे आप देखिए 42 के नीचे देखिए 58 लिखा हुआ है, तो ये 100 माइनस एल की लंबाई हो जाएगी जो 58 है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेक्षण सारणी में इन मानों को कैसे लिखते हैं। तो देखिए प्रेक्षण सारणी मैंने बना के तैयार रखी है, ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन में क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ गिवन वायर, अर्थात जो प्रतिरोधक तार हमारे लिए दिया हुआ है उसकी लंबाई कितनी है। तो एल का मान हम 30 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रेक्षण सारणी को देखिए, पहले क्रमांक है और इसमें हमने पहले कॉलम में रेजिस्टेंस फ्रॉम आरबी, अर्थात प्रतिरोध बॉक्स से लगाया गया प्रतिरोध जो हमने पहले परीक्षण के लिए 1 ओम लगाया है, तो यहाँ 1 ओम लिख दिया जाएगा। आगे देखिए बैलेंसिंग लेंथ में सबसे पहले लेंथ ए बी, क्योंकि आपको पहले मैं बताया था ये ए है और जहाँ 42 पर आया था तो 42 वाला जो बिंदु है वो बी पॉइंट होगा, तो ए बी लेंथ कितनी होगी 42 सेंटीमीटर। लेंथ बी सी अर्थात 100 माइनस एल, ये कितनी हो जाएगी 58, ठीक है। तो इनको मैं लिख देता हूं, देखिए यहां 1 ओम था और ये 42 सेंटीमीटर एल का मान था और 58 सेंटीमीटर 100 माइनस एल। कैलकुलेशन बाद में हम कर लेंगे। द्वितीय परीक्षण करने लेने के लिए अब मैं जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें 1 ओम के स्थान पर 2 ओम का लगा देता हूं। तो मैं 2 ओम की जो डॉट है उसको निकालता हूं और उसको 1 के स्थान पर लगा देता हूं, तो अब ये 2 ओम का प्रतिरोध प्रदर्शित करेगा। और देखिए अब ध्यान रखें कि जो पहले 42 आया था संतुलन लंबाई, अब 42 से ज्यादा आनी चाहिए। तो देखिए और अब संतुलन लंबाई आ गई, ठीक है। ध्यान से देखिए संतुलन लंबाई और आ गई, क्योंकि मैं पीछे खड़ा हुआ हूं तो 1-2 खाने इधर उधर हो सकते हैं आपको देखने में। हाँ संतुलन लंबाई आ गई है। तो ये संतुलन लंबाई कहाँ है, देखिए इस बिंदु पर है, ये बिंदु, और ये बिंदु था 56, ये 56.5 56.7 हो गया है, ठीक है। यहाँ आया था तो 56.7 पर ये आया तो 43.3 हो जाएगी 100 माइनस एल, तो 2 ओम, ठीक है। पुणे में वही प्रक्रिया दोहराता हूं, तो 2 ओम जब हमने प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध लगाया है तो आया है, कितनी लंबाई आई भाई 56.7 सेंटीमीटर 43.3 सेंटीमीटर 100 माइनस एल। अब हम 3 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे, इसके बाद 4 ओम का, ठीक है, और उसके पश्चात 5 ओम का प्रतिरोध हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए अब 3 ओम का प्रतिरोध निकालने के लिए मैं 1 ओम वाली डॉट को और निकाल देता हूं और फिर संतुलन लंबाई हम देखते हैं कि अब कहां प्राप्त हो रही है। तो देखिए अब संतुलन लंबाई प्राप्त हो गई है और वो 66 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो 66 और 34 में यहां लिख देता हूं 66 सेंटीमीटर और ये 34 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 ओम का प्रतिरोध में रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाता हूं, ये 4 हो गए भाई। अब देखते हैं संतुलन लंबाई कहां प्राप्त होती है। तो देखिए
बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा संतुलन लंबाई बढ़ती जाएगी। अब देखिए ये संतुलन लंबाई आ गई है, तो ये कितने प्राप्त हुई है, देखिए 71.7 पर, ठीक है 71.7 और 28.3 हो जाएगी 100 माइनस एल, 71.7 सेंटीमीटर और 28.3 सेंटीमीटर 100 माइनस एल। अब 5 ओम का प्रतिरोध में लगा देता हूं, तो देखिए 5 ओम का लगाने के लिए या तो 2 2 4 1 निकाल दीजिए या सीधे सीधे इनको बंद कर दीजिए और 5 ओम का रेजिस्टेंस इस तरह से हम लगा सकते हैं। और 5 ओम का प्रतिरोध अब लगाने पर देखिए संतुलन लंबाई कहां प्राप्त होती है, तो ये संतुलन लंबाई प्राप्त हो गई है यहाँ, ठीक है। और ये कितनी है 76, ठीक है। और 76 100 माइनस एल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इस तरह हमने 5 परीक्षण प्राप्त कर लिए और अब हम आपको गणना करके दिखाते हैं। अब इस प्रयोग में हमने जो परीक्षण लिए थे उनकी गणना करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस ऑब्जर्वेशन टेबल पर नजर डालिए। फॉर द फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमने प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध लगाया था 1 ओम, जिसके लिए संतुलन लंबाई प्राप्त हुई थी 42 सेंटीमीटर और 100 माइनस एल का मान प्राप्त हुआ था 58 सेंटीमीटर। तो हम S1 अर्थात अज्ञात प्रतिरोध का मान पहले सेट के लिए ज्ञात कर सकते हैं 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर सूत्र का प्रयोग करके। तो 100 माइनस एल का मान जैसा आप देख रहे हैं 58 अपॉन एल का मान 42 और रेजिस्टेंस 1 ओम का था। तो अगर हम 58 में 42 का भाग दें तो वो लगभग प्राप्त होता है 1.38 ओम। इसी तरह हम दूसरे सेट के लिए अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए S2 बराबर होगा, देखिए 100 माइनस एल 43.3 अपॉन एल का मान था 56.7 और रेजिस्टेंस उस समय रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज हमने किया था 2 ओम का। तो अब 86.6 में अगर 56.7 का हम भाग दें तो वो प्राप्त होता है लगभग 1.52 ओम के। इसी तरह S3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, 100 माइनस एल 34 अपॉन 66 इंटू 3, ठीक है। और इसका जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1.54 ओम। इसी तरह S4 का मान होगा भाई 28.3 अपॉन 71.7 इंटू 4 और ये प्राप्त होगा 1.57 ओम के। और S5 देखिए 24 100 माइनस एल, एल का मान था 76 सेंटीमीटर और इंटू 5 ओम और ये 120 अपॉन 76 और ये प्राप्त होगा 1.57 ओम, ठीक है। अब हम इन सभी मानों को अपनी प्रेक्षण सारणी में लिख लेते हैं। तो देखिए S1 का मान 1.38, S2 का मान 1.52, इसी तरह S3 का मान था 1.54 ओम, S4 का मान था 1.57 ओम और S5 था 1.57 ओम। अब हम मीन वैल्यू अर्थात एवरेज S का मान निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज S बराबर क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 अपॉन 5, इसका मतलब 1.38 प्लस 1.52 प्लस 1.54 प्लस 1.57 प्लस 1.57 अपॉन 5 और ये प्राप्त होगा 7.58 अपॉन 5 अर्थात 1.52 ओम के लगभग। तो एवरेज जो प्रतिरोध आया, माध्य प्रतिरोध 1.52 ओम के लगभग आया, ठीक है। तो अभी हमारा प्रयोग का आधा भाग प्राप्त हुआ है। अब हम आपको स्क्रू गेज अर्थात पेच मापी की सहायता से जो हमने तार प्रयोग किया था उसका व्यास अर्थात त्रिज्या ज्ञात करके बताते हैं। तो मेरे हाथ में आप जो उपकरण देख रहे हैं वो पेच मापी है। इसकी सहायता से हम किसी भी बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात कर सकते हैं और आप जानते हैं व्यास ज्ञात करने के पश्चात हम उसकी त्रिज्या भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
तो सबसे पहले इस पेच मापी का हम प्रयोग करें, हम जानेंगे कि इसका अल्पतम मांग अर्थात लीस्ट काउंट कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब आप देखिए कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्यू गेज अर्थात पेच मापी का जो लघुत्तम माप है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या। तो आप देखेंगे कि चूड़ी अंतराल क्या होता है कि पेच मापी के एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप देखिए ध्यान से कि थोड़ा सा इसमें रिकॉर्डिंग में सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए इसमें दो पैमाने हैं, मैंने इस पेच मापी के मुख्य पैमाने को अलग कर लिया है और मैं बताता हूं इसमें कितने निशान हैं। तो आप देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप अगर सावधानी पूर्वक देखें तो इसमें देखिए कि एक एक मिलीमीटर पर, देखिए ध्यान से, इस पर एक एक मिलीमीटर पर निशान बने हुए हैं और जहां 5 निशान हो जाते हैं वहां 5 लिखा हुआ है और जहां 10 निशान बन जाएंगे तो वहां 10 मिलीमीटर इस पे अंकित है। आप ध्यान से देखिए, जब प्रयोग करें आप आसानी से इसको देख पाएंगे क्योंकि इसमें एक एक मिलीमीटर के निशान है और ये सफेद वस्तु है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो जैसा आपने देख लिया कि इस प्रधान पैमाने पर एक एक मिलीमीटर पर निशान बने हुए हैं। अब हम आपको इसका जो वृत्ताकार स्केल है उसको दिखाते हैं। देखिए वृत्ताकार स्केल, इस पर 0 से और देखिए 20, 40, 60, 80 और देखिए फिर 0 आ जाती है। इसका मतलब इस वृत्ताकार पैमाने पर 100 छोटे छोटे खाने हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि लीस्ट काउंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट जैसा अभी आपने देखा था, लीस्ट काउंट का मान होता है पेच मापी द्वारा एक चक्कर, लीस्ट काउंट का मतलब, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार स्केल पर भागों की संख्या। तो चूड़ी अंतराल का मतलब होता है कि वृत्ताकार पैमाने को एक पूरा चक्र घुमाने पर मुख्य स्केल पर कितनी दूरी तय की गई। तो अब हम इसको कसते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हमें आप देख रहे होंगे कि मुख्य पैमाने के पर देखिए यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष की तरह लगी हुई है। तो ये इस मुख्य पैमाने का मुख्य बिंदु है, इसके सीध में देखिए 0 है। ठीक है, तो अब मैं एक पूरा चक्र इसको घुमाता हूं। मैं अपने स्टूडेंट देवव्रत से अनुरोध करूंगा कि वो इसको एक पूरा चक्र घुमा के बताएं। तो देखिए एक पूरा चक्र घूमने पर आप ध्यान से देखें तो ये 1 मिलीमीटर चला है। अभी आपको 1 मिलीमीटर का निशान आसानी से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि 5 चक्र इसमें घुमा लेते हैं। तो एक चक्र घूम गया है, अब दूसरा घुमाइए, 2, ठीक है, फिर घुमाइए 3, 4, फिर 0 आ गई सामने और ये 5। अब देखिए 5 पूरे चक्र घुमाने पर मुख्य पैमाने पर जो चली गई दूरी वो कितनी है, 5 खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 5 मिलीमीटर। इसलिए एक चक्र में वृत्ताकार पैमाने द्वारा मुख्य पैमाने पर चली गई दूरी कितने के बराबर होगी, 1 मिलीमीटर के। इस पेच मापी के लघुत्तम माप को अपनी पिक्चर सारणी में नोट कर लेता हूं। तो पिच अर्थात चूड़ी अंतराल अर्थात एक चक्कर में तय की गई दूरी वो कितनी थी, 1 मिलीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.1 सेंटीमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स अर्थात वृत्ताकार पैमाने पर जो भागों की संख्या टोटल थी कितनी, 100। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, का लीस्ट काउंट हो जाएगा। अब देखिए इसका व्यास कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसकी परीक्षण सारणी दिखा देते हैं। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, फिर वृत्ताकार पैमाने का पाठ्यांक अर्थात उसमें कितने डिवीजन आए जो मुख्य पैमाने के सामने हैं, फिर जितने भी भाग आएंगे उनमें इस लीस्ट काउंट से गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद मुख्य पैमाने और वृत्ताकार पैमाने के पाठ्यांकों को जोड़कर हम तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो तार का व्यास ज्ञात करने के लिए देखिए ये जो तार हमारे पास था उसको सबसे पहले पेच मापी के इन 2 सिरों के मध्य इसको कसा जाता है। कसने के लिए ध्यान रखें कि देखिए इस तरह से तार को इसके बीच में लाया गया है। आप ध्यान से देखिए, तार को इस तरह से कहीं किसी जगह पे कसिए। कसते समय ध्यान क्या रखना है आपको कि इतना जोर से नहीं कसना है आपको। ठीक है, तो कितना जोर से कसना है, अभी थोड़ा सा तार मुड़ा हुआ है इसको, हाँ ठीक है, अब कस दिया है। ध्यान रखें ये जो काली स्थिति आप देख रहे हैं या काला भाग देख रहे हैं उसको घुमाइए। ठीक है, तो जब इसमें कट कट की आवाज आने लग जाए
इतना जोर इसको लगाना है आपको। अब देखिए कि मुख्य पैमाने की सीध में आप देखिए, मुख्य इसके लिए इसकी सीध में कितने खाने आप देख पा रहे हैं, तो वृत्ताकार पैमाने का 40 भाग आप देख पा रहे हैं, देखिए, ठीक है। और मुख्य पैमाने का कोई भाग आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पतला तार है, इसलिए मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक है वो 0, ठीक है। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक में 0 लिख देता हूं, और वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या जो इसकी सीध में वो कितनी है, 40। आप जूम करके इसको देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो जूम करके थोड़ा आप दिखा दें आपको। तो देखिए वो कितना है, 40 इसके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 40 लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ डिवीजन अर्थात वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या मैं 40 लिख देता हूं। तो 40 इंटू 0.001 अर्थात 0.040 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा प्रेक्षण लेने के लिए मैं इस तार को यहां से हटा के किसी दूसरे स्थान पर इस तार का व्यास ज्ञात करता हूं, ठीक है। तो अब मैंने दूसरी जगह इस तार को कस दिया है, जैसा आप देख रहे हैं, किसी अन्य जगह पर कस दीजिए। और कसने के लिए वही कि काले इस भाग को लेके, और तब तक आपको कसना है जब तक ये कट-कट की आवाज आनी नहीं हो जाए। देखिए तो कट-कट की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। अब आप देखिए उसी तरह मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0 बता रहा है, और देखिए वृत्ताकार पैमाने पर जो भागों की संख्या 40 से थोड़ा ज्यादा है, ध्यान दीजिए आप, 40 से थोड़ा ज्यादा है, 40, ये 41 और ये 42, देखिए नहीं 40 से थोड़ा कम है, सॉरी, ये 38 खाने हैं। इस जगह कितना है, 38 खाने, 40 तो इस जगह पर है, ध्यान दीजिए इस जगह पर 40 है, यहाँ 38 है। तो देखिए 0 उसी की तरह मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, और 38 आया है भागों की संख्या वृत्ताकार पैमाने की। तो 38 इंटू 0.001 तो 0.038 सेंटीमीटर पुनः इसका व्यास प्राप्त हुआ। इसी तरह हम किसी अन्य जगह पर इस तार को कस के और इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पुनः उसी तरह इसको मैं कस रहा हूं भाई, कट-कट की आवाज आई, और इस समय भी आप देखिए ध्यान से, और मैं कहूंगा जूम करके आपको दिखाएं। तो देखिए ये लगभग 40 से थोड़ा कम है, 40 और नहीं, ये 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है। देखिए 40 यहाँ है और इधर को 60 है, तो 40 और 1 और 2 खाने। आप ध्यान से देखिए, थोड़ा देखने में आपको भी दिक्कत हो रही होगी, और मैं आपको इसके सारे दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए इससे क्या अच्छा दिख रहा है, आप देखिए, कैमरामैन से कहूंगा सावधानी से इसका परीक्षण लें। तो देखिए एडजस्ट कीजिए कितना है, ये लगभग 40, देखिए 42, लगभग 42 है, ठीक है। तो ये 42 खाने आपको दिखाई दिए। तो 0, ये 42, और देखिए 42 इंटू 0.001 तो 0.042, ठीक है। तो ये माध्य अब टोटल हो जाएगा, देखिए क्योंकि 0 है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, तो कुल पाठ्यांक ये हो जाएगा 0.040 सेंटीमीटर, 0.038 सेंटीमीटर और 0.042 सेंटीमीटर, ये तार का व्यास हुआ, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ के हम 3 का भाग दे सकते हैं। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है 40, 38 और 42, इनका माध्य क्या हो जाएगा, 0.040 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें विशिष्ट प्रतिरोध याद करना है, इसलिए तार की लंबाई को हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 40 इंटू, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ठीक है। और अगर मीटर में व्यक्त करेंगे तो 40 इंटू 10⁻³ मीटर। नहीं गलत हो गया भाई। तो देखिए अगर इसको ध्यान से देखें तो 0.040, तो इसको लिख सकते हैं हम 40 × 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। तो तार की त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई भाई, इसका आधा कर देंगे तो 20 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। चूंकि हमें तार की त्रिज्या मीटर में जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम
20 गुणा 10 की घात -5 मीटर के, ठीक है। और ये त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई है। अब इसका प्रयोग हम विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। अब हम आपको इस दिए गए तार के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करके बताते हैं। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र जैसा आप जानते हैं, रो बराबर होता है S पाई आर स्क्वायर अपॉन L। S क्या है? इस दिए गए तार का प्रतिरोध है, जो हमने गणना करके प्राप्त किया था 1.52। तो 1.52 मैंने प्रतिरोध के स्थान पर लिख दिया। पाई का मान आप जानते ही हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर। और इस तार की जो त्रिज्या अभी हमने याद की थी वो ध्यान से देखिए, 20 गुणा 10 की घात -5 मीटर में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 20 गुणा 10 की घात -5, क्योंकि सूत्र में आर का वर्ग है इसलिए इसका वर्ग और कर देते हैं, अपॉन एल। एल उस तार की लंबाई है जिसको हमने प्रयुक्त किया था। तो तार की लंबाई शायद 30 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिख देते हैं, 30 इंटू 10⁻² मीटर। तो मैं लंबाई की जगह 30 इंटू 10⁻² लिख देता हूं। तो अब देखिए, रो बराबर 1.52 इंटू 3.14 और 20 का वर्ग लिख देते हैं 400 और 10 की घात -5 का वर्ग 10 की घात -10, क्योंकि -2 हर के रूप में है, 10 की घात -2, इसको मैं ऊपर ले जाके +2 लिख देता हूं और बटे रह जाएंगे 30, ठीक है। अब इसकी गणना करने के लिए हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। तो देखिए, 1.52 इंटू 3.14 इंटू 400 और ये मान जो प्राप्त हुआ है, ये कितना प्राप्त हुआ है? 1909.12 बटे 30 इंटू 10⁻⁻8। तो इसमें भाग 30 का और दे देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 63.63, मतलब 63.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। अब अंत में हम परिणाम लिख देते हैं। तो दिए गए तार का प्रतिरोध R 1.52 ओम जो हमें मीटर ब्रिज की सहायता से प्राप्त हुआ था, और इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता जो प्राप्त हुई थी वो 63.63 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से हम सभी तथ्यों को लिखने के पश्चात हम प्रेक्षण सारणी, उद्देश्य, जो भी कुछ है आप एक क्रम से लिखेंगे, उद्देश्य, उपकरण, सूत्र और सिद्धांत, और बाईं तरफ जो सफेद पेज है उसमें परपथ का नामांकित चित्र बनाएंगे। उसके पश्चात प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी, दोनों ही प्रेक्षण सारणी बनेंगी। पहली प्रेक्षण सारणी थी आपकी कि दिए गए तार का जो प्रतिरोध है वो कैसे ज्ञात करते हैं। उसके पश्चात हम पेच मापी की सहायता से किस प्रकार तार की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, उन सभी को आप लिखते हुए अपनी रिकॉर्ड में लिखेंगे। अंत में परिणाम लिखने के बाद 2 या 3 सावधानी भी आप इसमें जरूर लिखना। धन्यवाद।